हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम हिंदी का पाठ मधु हिंदी पाठमाला का पाठ 3 पढ़ेंगे। इसमें पाठ का नाम है जब मैं पढ़ता था और पेज नंबर है 25 यानी कि 25। आप निकालेंगे और मेरे साथ साथ इस बुक का इस चैप्टर को पढ़ेंगे और समझेंगे। इस पाठ में जब मैं पढ़ता था, इसमें हम गांधी जी के बारे में जानेंगे कि वो जब पढ़ते थे तो कैसा व्यक्तित्व था उनका। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। मेरे पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। वे राजकोट के दीवान थे। वे सत्यप्रिय, साहसी और उदार व्यक्ति थे। वे बहुत न्यायप्रिय थे। मेरी माता का नाम पुतलीबाई था। उनका स्वभाव बहुत अच्छा था। पूजा पाठ किए बिना वे भोजन नहीं करती थी। इसमें गांधी जी का अपने माता पिता का परिचय दिया है और उनका नाम बताया कि गांधी जी के पिता का नाम क्या था, वो कैसे व्यक्ति थे। गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी था और वो सत्यप्रिय, साहसी और उदार व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। वे बहुत ही और उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। वो पूजा पाठ में बहुत विश्वास करती थी और बिना पूजा पाठ किए वो अपना भोजन नहीं करती थी। मेरा जन्म, अभी इसमें गांधी जी बता रहे हैं, मेरा जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। वहां से पिताजी जब राजकोट गए तब मेरी उम्र 7 वर्ष रही होगी। एक कक्षा पार करके मैं हाई स्कूल में आ गया। जब उनके पिताजी राजकोट गए तब उनकी उम्र 7 साल की थी और वो एक कक्षा को पास करते हुए आगे बढ़ के हाई स्कूल में चले गए, यानी कि 12वीं कक्षा में आ गए। मैं हाई स्कूल में मंदबुद्धि विद्यार्थी नहीं माना जाता था। मुझे अपनी होशियारी का कोई गर्व नहीं था। जब वो हाई स्कूल में गए तो उनको मंदबुद्धि यानी कि कमजोर विद्यार्थी यानी स्टूडेंट नहीं समझा जाता था और वो कहते हैं कि उन्हें अपनी होशियारी यानी कि समझदारी की भी कोई घमंड नहीं था। इनाम या छात्रवृत्ति पाने पर मुझे आश्चर्य होता था। अपने आचरण की मुझे चिंता रहती थी। मेरे हाथों कोई ऐसा काम हो जिसके लिए शिक्षक मुझे दंड दे, ये मेरे लिए असहनीय था। गांधी जी कहते हैं कि उनको अपने आचरण की हमेशा चिंता रहती थी। उनका आचरण हमेशा अच्छा रहना चाहिए। उनके हाथों से ऐसा कोई काम ना हो जिससे कि उन्हें दंड मिले यानी कि सजा मिले या पनिशमेंट मिले। ये उनके लिए असहनीय, जो सहन नहीं कर सकते। असहनीय का मतलब होता है जिसे हम सहन नहीं कर सकते। मुझे याद है कि एक बार मुझे मार खानी पड़ी थी। मुझे मार का दुख न था पर मैं दंड का पात्र समझा गया, इस बात का बहुत दुख था। यह बात पहली या दूसरी कक्षा की है। जब वो पहली या दूसरी कक्षा में पढ़ते थे तब उनको एक बार अध्यापक ने उन्हें मारा, क्लास कक्षा में उनको मारा। तो उनको इस बात का दुख नहीं था कि उनको मार पड़ी, लेकिन उनको इस बात का दुख था कि उनको सजा का पात्र समझा गया। दूसरी बात 7वीं कक्षा की है। हमारे मुख्य अध्यापक ने ऊपर की कक्षा के छात्रों के लिए व्यायाम और क्रिकेट को अनिवार्य कर दिया था। मेरा मन इनमें न लगता था। खेलना अनिवार्य होने के पहले मैं कभी व्यायाम करने या क्रिकेट खेलने गया ही नहीं था। अब मैं यह देखता हूँ कि व्यायाम के प्रति मेरी यह अरुचि एक गलती थी। पढ़ने के साथ साथ व्यायाम करना भी बहुत जरूरी है। दूसरी बात जब वो बता रहे हैं कि जब वो 7वीं कक्षा में थे तब उनके मुख्य अध्यापक यानी कि प्रधान जो अध्यापक थे उन्होंने कक्षा के सभी छात्रों को व्यायाम और क्रिकेट के लिए बुलाया, लेकिन उनकी अरुचि थी, उसमें उनको कोई रुचि नहीं थी। व्यायाम करने में और क्रिकेट खेलने में कोई अरुचि नहीं थी, उनका मन नहीं लगता था। लेकिन खेलना अनिवार्य होने के कारण पहले भी व्यायाम करने या क्रिकेट खेलने गया ही नहीं। अब मैं ये देखता हूँ कि व्यायाम के प्रति मेरी यह अरुचि गलती थी। पढ़ने के साथ साथ व्यायाम करना भी बहुत जरूरी है। उनका कहना है कि मेरी गलती थी कि मैं पढ़ने के साथ साथ व्यायाम और क्रिकेट खेल को कोई महत्व नहीं दिया। एक शनिवार को शाम 4 बजे व्यायाम के लिए जाना था। मेरे पास घड़ी न थी। आकाश में बादल थे। इससे समय का पता न चल सका।
जब एक शनिवार को उन्होंने उनके अध्यापक ने व्यायाम के लिए बुलाया और उनको जाना था, लेकिन उनके पास घड़ी न होने के कारण और मौसम भी ऐसा हो रहा था कि बादल हो रहे थे, तो उसके कारण उनको पता ही नहीं, समय का पता ही नहीं चल सका। जब वो पहुंचा तो सब जा चुके थे। दूसरे दिन मुझसे न आने का कारण पूछा गया। मैंने जो बात थी बता दी। उन्होंने उसे नहीं माना। मुझे दंड भुगतना पड़ा। जब वो वहां पर पहुंचे तो वहां पर सारे विद्यार्थी चले गए और उनसे जब वो उसका कारण पूछा कि आप क्यों नहीं आए टाइम से, तो उन्होंने समय पर, तो उन्होंने अपना जो भी कारण था उन्होंने सच सच बता दिया, लेकिन उन्होंने उसको नहीं माना और उन्हें सजा भुगतनी पड़ी। मुझे बेहद दुख हुआ। मैं झूठा नहीं हूँ, ये कैसे सिद्ध करूं? गांधी जी कहते हैं कि मुझे उस समय बहुत दुख हुआ, लेकिन मैं झूठा नहीं था, फिर भी मैं ये कैसे साबित करूं कि मेरे पास मैं मन मारकर रह गया। वो अपने मन को पछता कर रह गए, मन मारकर रह गए। बाद में समझा कि सच बोलने वाले को कभी भी असावधान नहीं रहना चाहिए। कसरत में न जाने से मुझे नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कसरत से तो मुक्ति प्राप्त कर ही ली। पिताजी ने हेडमास्टर को पत्र लिखा कि स्कूल के समय के बाद वे मेरी उपस्थिति का उपयोग अपनी सेवा के लिए करना चाहते हैं। इस कारण मुझे मुक्ति मिल गई। गांधी जी कहते हैं कि उस समय मुझे उससे व्यायाम से और खेल से मुझे मुक्ति मिल गई, क्योंकि उनके पिताजी ने उनके हेडमास्टर को पत्र लिखा था, चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि स्कूल के बाद जो इनका समय बचेगा उसके लिए मैं अपने सेवा के लिए उपयोग में लाना चाहता हूँ। इस कारण उनको उससे मुक्ति मिल गई। मैंने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। ये बात मुझे अच्छी लगी और तभी से मैंने सैर करने की आदत डाल ली। इससे मेरा शरीर तगड़ा हो गया, यानी व्यायाम के बदले मैंने टहलने का सिलसिला रखा। इसलिए शरीर को व्यायाम न देने की गलती के लिए तो शायद मुझे सजा नहीं भोगनी पड़ी, पर एक गलती की सजा मैं आज तक भोग रहा हूँ। गांधी जी ने कई पुस्तक में पढ़ा होगा कि घूमना, सुबह का घूमना यानी सैर करना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है, इसलिए उन्होंने सैर करने की आदत बना ली। मैं यही जानता था कि पढ़ाई में सुंदर लेखन जरूरी नहीं है। विलायत जाने तक यह विचार बना रहा। गांधी जी जब पढ़ते थे उनका लिखने का जो तरीका था, उनकी लिखावट जो थी वो अच्छी नहीं थी और वो ये समझते थे कि पढ़ने के लिए लिखावट का कोई महत्व नहीं है। जब तक वो विलायत यानी विदेश पढ़ने गए तब तक यही समझते रहे। बाद में और खास करके दक्षिण अफ्रीका में जब मैंने वकीलों और अन्य पढ़े लिखे नवयुवकों के मोती के दानों जैसे अक्षर देखे तो मैं शर्माया और पछताया। जब वो विलायत में पढ़ने गए, वहां पर वकीलों के और सबके उन्होंने लिखावट देखी तो उनकी लिखावट बिल्कुल मोती के अक्षरों की तरह थी, बहुत सुंदर थी, साफ सुथरी थी। तो गांधी जी को बहुत शर्म आई और बहुत पछताया कि मैं उस समय मैंने ध्यान नहीं दिया कि मेरी लिखावट अच्छी नहीं है और इसको सुधारना चाहिए। मैंने अनुभव किया कि खराब अक्षर अधूरी शिक्षा की निशानी मानी जानी चाहिए। बाद में मैंने अक्षर सुधारने का प्रयत्न किया, पर पका घड़ा कहीं चाक पर चढ़ता है। बाद में गांधी जी ने अक्षर सुधारने की बहुत कोशिश की, उनकी लिखावट सुधारने की बहुत कोशिश की, लेकिन बाद में जब वो उनकी आदत पड़ जाती है तो उस चीज को नहीं बदल सकता। यानी कि पका घड़ा कहीं चाक, जब घड़े को हम पका लेते हैं और आकार मिल जाता है, पकने के बाद अगर आप चाहो कि उसको दोबारा ढाला जाए तो वो नहीं हो सकता। वो एक ही कच्ची मिट्टी से तो अपन कैसा भी आकार दे सकते हैं उसको चाक पे चढ़ा के, लेकिन पके हुए घड़े को आकार नहीं दे सकते। उसी प्रकार गांधी जी भी अपनी लिखावट नहीं सुधार सके। सभी मेरे उदाहरण के सबक लें और समझे कि अच्छे अक्षर विद्या का आवश्यक अंग है। गांधी जी कहते हैं कि सभी मेरे जो ये उदाहरण है इनसे सबक लें कि अच्छे लिखावट होना भी बहुत जरूरी है।
अच्छे अक्षर सीखने के लिए चित्रकला आवश्यक है, इसलिए बालकों को चित्रकला पहले सिखानी चाहिए। जिस तरह पक्षियों, वस्तुओं आदि को देखकर बालक उन्हें याद रखता है और आसानी से पहचानता है, उसी तरह जब चित्रकला सीखकर चित्र आदि बनाने लगे तभी अक्षर पहचानना और लिखना सीखे तो उसके अक्षर छपे अक्षरों के समान सुंदर होंगे। जब हम चित्रकला में करते हैं और उसकी पिक्चर बनाते हैं वो बिल्कुल सही बनती है, तब हम अक्षर सीखेंगे तो हमारे अक्षर भी बहुत सुंदर बनेंगे। इस समय के विद्या अध्ययन के कुछ संस्मरण और भी उल्लेखनीय। इस समय के जो विद्या अध्ययन है उसके कुछ संस्मरण और भी उल्लेखनीय। छठी कक्षा में मेरे संस्कृत शिक्षक कृष्ण शंकर मास्टर बहुत कड़े मिजाज के थे। छठी कक्षा के जो संस्कृत के शिक्षक थे उनके गांधी जी के वो बहुत कड़े मिजाज के थे। विद्यार्थियों को अधिक से अधिक सिखाने का प्रयास करते थे। वो हमेशा अपने छात्रों को अधिक से अधिक सिखाने का प्रयास करते थे, परंतु मैंने संस्कृत की कक्षा छोड़कर फारसी की कक्षा में बैठना शुरू कर दिया। फारसी के मौलवी बहुत नरम दिल के थे, वो बहुत नरम दिल के थे, लेकिन इस बात से संस्कृत शिक्षक को बहुत दुख हुआ। उन्होंने मुझे समझाया, मैं तो जब सब छात्रों को बढ़िया संस्कृत सिखाना चाहता हूँ। जब वो उस कक्षा को, संस्कृत की कक्षा को छोड़कर फारसी की कक्षा में बैठने लगे, तब संस्कृत के अध्यापक ने उन्हें समझाया कि मैं तो सबको अच्छे से अच्छी संस्कृत सिखाना चाहता हूँ। आगे चलकर उसमें रस के घूंट पीने को मिलेंगे। तुम्हें यूं हारना नहीं चाहिए, तुम्हें इस प्रकार हार नहीं माननी चाहिए। तुम फिर से मेरी कक्षा में आकर बैठो। मैं आज कृष्ण शंकर मास्टर का उपकार मानता हूँ, क्योंकि जितनी संस्कृत में उस समय सीखा उतना भी न सीखा होता तो आज संस्कृत शास्त्रों का रस न ले पाता। अब तो मैं ये मानता हूँ कि भारतवर्ष के पाठ्यक्रम में मातृभाषा के अतिरिक्त हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी को भी स्थान होना चाहिए। भाषाओं की इस संख्या से किसी को डरना नहीं चाहिए। सबको सभी भाषाएं आनी चाहिए और इन भाषाओं को सीखने के लिए हमें डरना नहीं चाहिए। भाषा पद्धति पूर्वक सिखाई जाए और सब विषयों को अंग्रेजी के माध्यम से सीखने सोचने का बोझ हम पर न हो। हर भाषा को हम पद्धति पूरे हर उससे सीखें तरीके से, तो सब विषयों को अंग्रेजी के माध्यम से सीखने सोचने का बोझ उन पर नहीं डाला जाना चाहिए। ये भाषाएं सीखने में बहुत ही आनंद आएगा। जो व्यक्ति एक भाषा को शास्त्रीय पद्धति से सीख लेता है उसके लिए दूसरी भाषा का ज्ञान सुलभ हो जाता है। जो एक भाषा को एक बार सीख लेता है उसको और भी भाषाएं सीखने में आसानी होती है और दूसरी भाषा का ज्ञान भी आसानी से मिल जाता है। ये आपका चैप्टर पार्ट यही पूरा हुआ। पार्ट 3 आगे का, इसके क्वेश्चन आंसर, इसके प्रश्न उत्तर मैंने आपको PDF में भेज दिए, जो आप उनको लर्न करेंगे, याद करेंगे। धन्यवाद।